खान सबूता, यह नजरिया बुरा नहीं था, शुमाना ने जवाब दिया। हाँ शुमाना, मैं भी इस हद तक कायल हूं। इस सिलसिले में मैंने फोमा से भी गुफ्तगू की थी। तो फोमा ने क्या जवाब दिया था? शुमाना ने जल्दी से पूछा। फोमा ने कहा था कि अगर उसने अपने बस्तियां वापस ले ली और वह अपनी कोशिश में कामयाब हो गया तो इनके साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं करेगा जिससे दरिंदगी से तशबीह दी जाए। वह हर उस शख्स को गिरफ्तार करेगा जो जंग करने के काबिल हुआ और फिर इन्हें कैद कर देगा। कैद करने के बाद वो इन्हें पेशकश करेगा कि वो दोनों में से कौन सी बात कबूल करते हैं, मौत या पुरअमन जिंदगी। जिन लोगों ने पुरअमन जिंदगी तस्लीम कर ली उन्हें माफ कर दिया जाएगा और ये फोमा का अच्छा इक़दाम होगा। बहरसूरत सबूता सूरत कुछ ऐसी हो गई है कि हो सकता है कि हमें जरदरुओं से भी जंग करना पड़े। ऐसी सूरत में अगर जंग करने वालों में पोसीता भी शामिल हुई तो यह मुमकिन नहीं है शुमाना। उसकी वजह यह है कि पोसीता मुझे इन लड़कियों में नजर नहीं आती जो जंग करने के लिए मैदान में आ सकती हैं। उसकी फितरत में तुम्हारी जैसी कैफियत नहीं है। मेरा ख्याल है वो सिर्फ औरतों के साथ रहेगी। शायद शुमाना कुछ सोचती रही, फिर बोली, एक बात और बताओगे सबूता? उसके लहजे की कैफियत अजीब सी थी। हाँ पूछो शुमाना। मैं मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तुम्हारे ज़हन में बहुत से वसवसे जाग उठे हैं शुमाना, पूछो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। अगर पुसीता फिर तुम्हारे पास आ जाए सबूता, तो तुम्हारी पनाह में आ जाए तो तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे? शुमाना, मैं नहीं कह सकता कि मैं उसके साथ क्या सलूक करूंगा, लेकिन यह बात तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगी कि मैं उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगा। बहरसूरत अगर तुम अपना और उसका मवाजना कर रही हो तो इस बारे में इतना कह देना काफी है कि मैं तुम्हारे लिए उस तक पहुंचा था और यह बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। तुम जब तक मेरे पास नहीं थी शुमाना, मुझे दूसरी तरफ मुतवज्जा होना पड़ता था। अब जबकि तुम मेरी जिंदगी में बराबर की शरीक हो, मेरे जहन में कोई दूसरा तसव्वुर नहीं उभरता और मेरे ख्याल में यह तसव्वुर पुसीता के लिए भी उभर नहीं सकता। मैं मुतमईन हो गई सबूता। तू यकीन कर, मुझे तेरे ऊपर बेपनाह एतमाद है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर हूं, शुमाना ने कहा और फिर वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। शायद उसे नींद आ रही थी। सूरज की पहली किरण पूरी तरह नमूदार भी नहीं हुई थी कि हकीम हाकू और चंद दूसरे अफराद हमारे कयामगाह के करीब पहुंच गए। हकीम हाकू ने जोर जोर से दस्तक दी थी और फिर बाहर ही से कहा था, सबूता, शिकाया के जहाज वापस आ चुके हैं। मीनार की बुलंदियों से उन्हें देख लिया गया है। वो इंतहाई बरक रफ्तारी से सकाई के साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ हकीम हाकू, मैंने जवाब दिया और फिर चंद साथ के बाद तैयार होकर हकीम हाकू के पास पहुंच गया। इनका फासला सकाई के साहिल से कितना है? इतना कि सूरज अपने सफर का 8वां हिस्सा भी तय नहीं कर सकेगा और वो सकाई के साहिल पर पहुंच जाएंगे। हकीम हाकू ने जवाब दिया। और सकाई के 8 जहाज़ों का क्या हाल है? क्या वो तैयार हैं? हाँ, मुकम्मल तौर पर। सकाई के नौजवान बड़े जोशो खरोश से इन जहाज़ों पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर मैं सवाल करूंगा हकीम हाकू, क्या तुम इन लोगों से मुतमईन हो जो जहाज़ों पर हैं और क्या वो बहरी जंग आराम से लड़ सकते हैं? यकीनन सबूता, हमने हर काम इंतहाई मेहनत से किया है। हमने पूरे सकाई में उन लोगों को तलाश किया है जो बहरी जंगों के माहिर हैं, जंग लड़ चुके हैं, ये कम अज कम जंग से पूरे तौर वाकिफ हैं। चुनाचे तकरीबन 500 नौजवान ऐसे हैं जो बखुशी इस जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं और हमने इन्हें बहरी बेड़े पर पहुंचा दिया है। बेशक इनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और इसने हदायत जारी कर दी है। हकीम हाकू ने जवाब दिया। इस बारे में फोमा क्या कहता है? बस फोमा तुम्हारा मुंतजिर है, तुम जो कुछ कहो फोमा उस पर अमल करने के लिए तैयार है, हकीम हाकू ने जवाब दिया। और हकीम हाकू, यह मुनासिब नहीं है। फोमा को अपने तौर पर अहकामात जारी करने चाहिए, मैंने कहा। बिलाशुबा फोमा सकाई के नौजवानों को अहकामात देगा, लेकिन तुम फोमा को अहकामात दोगे, हकीम हाकू ने कहा। क्या यह फोमा की मर्जी है? मैंने पूछा। खान सबूता, फोमा का यही कहना है, हकीम हाकू ने जवाब दिया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहरसूरत मुझे इन लोगों से हमेशा ही दिलचस्पी रही थी जिन्होंने मुकम्मल तौर पर मुझ पर भरोसा किया है। फोमा जिस अंदाज में मेरी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा था उसे मुझे भी खुशी थी। चुनाचे मैं फोमा की कयामगाह की तरफ बढ़ गया। फोमा शिद्दत से मेरा मुंतजिर था। वो मुझे देखकर जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, और सबूता, शिकाया के जहाज तेजी से इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन मैं तेरे हुक्म के बगैर इन लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता था। फोमा, इन लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दो। इनसे कहो कि वो भी पूरी रफ्तार से फैल कर शिकाया के जहाजों की तरफ जाएं और हमले में पहल शुरू करते। बहुत बेहतर, फोमा ने कहा और हम लोग तेजी से साहिल की तरफ बढ़ने लगे। लोगों का अज़्दहाम था और इस अज़्दहाम में फोमा पहली बार सकाई के साहिल पर पहुंचा। साहिल पर लोगों का अंबोए अजीम फोमा को देखकर घुटनों के बल गया। वो बुरी तरह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये उनका फोमा था, वही फोमा, अजीम फोमा जिसे वो मुर्दा तसव्वुर कर चुके थे, जिसका मुर्दा होने के बाद तसव्वुर ने उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया था, लेकिन अब वो जिंदा हालत में इनके सामने मौजूद था। सकाई के लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती थी? क्या मुर्दा जिंदा हो गया था?
उनका वो देवता जिसे वो दिलो जान से पूजते थे आज इनके दरमियान हदायत देने के लिए मौजूद था। और आज ये अज़दहाम फोमा की मर्जी से जंग करने जा रहा था। फोमा के दुश्मनों से, इस इलाके के दुश्मनों से, अपने इलाके के दुश्मनों से। फोमा को देखकर लोग बेपनाह खुश थे और फोमा ने दोनों हाथ उठाकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। मैं उनकी अकीदत और मोहब्बत देख रहा था। फोमा ने हाथ उठाए और फोमा का मकसद समझ गए और इस एक लम्हे में इस कदर खामोशी छा गई कि सिवाय समंदर के शोर के अलावा कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब फोमा ने कहा, मेरे दोस्तों, मेरे जानिसारों, तुम्हारे जज्बात का मुझे पूरा पूरा एहसास है। तुम्हारे ज़हन में मेरे लिए बहुत से सवालात होंगे, लेकिन मेरे साथियों ये जवाब देने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात जरूर दूंगा। मैं तुमसे गुफ्तगू करूंगा, तुमसे गले मिलूंगा और तुम्हारी खुशी में बराबर का शरीक हो जाऊंगा। लेकिन इस वक्त जब हम इस सिलसिले का पहला कदम उठा चुके होंगे। जानिसारो, शिवाला वो गासिब है जो इक्तदार के लिए जरदरुओं का गुलाम बन गया है, हर तरह उनकी मर्जी पर अमल कर रहा है। मेरे अजीम दोस्त सबूता, जिसे तुमने देखा और जिसके बारे में तुम इतना ही बता सकता हूं कि तुम्हारे फोमा को नई जिंदगी देने वाला सबूता ही है। यह हमारा इतना बड़ा मोहसन है कि हम इसका एहसान जिंदगी भर अदा न कर सकेंगे। सबूता का कहना है कि पहले शिकाया के जहाज़ों को रोका जाए और इन पर हमला किया जाए। हमारी जंगी हिकमत अमली सबूता की कोशिशों का नतीजा है, जिसके बारे में तुम्हें भी मालूम है। बाकी तफसीलात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरे साथियों, तुम इस वक्त तैयार हो जाओ और शिकाया के जहाज़ों को सकाई के साहिल से बहुत दूर रोकर इबरतनाक शिकस्त दो। हाँ, तुम्हें हर तरह की आज़ादी है कि अगर चाहो तो इन्हें निस्तो नाबूद कर दो, क्योंकि इनमें ज़्यादा तादाद जरदरुओं की है जो गासिब और कीना परवर हैं। हम जरदरुओं को अपनी सरजमीन पर देखना नहीं चाहते। हाँ, वो इस शक्ल में बर्दाश्त किए जा सकते हैं कि वो हमारे गुलाम रहें और इस तरह के वो हम लोगों से घुल मिल कर रहें जैसे बाकी बाशिंदे रहते हैं। चुनाचे मेरी हदायत है कि तुम पूरी महारत से काम लेकर इन जंगी जहाज़ों को शिकस्त दो। जाओ, मैं तुम्हारी फतेह का इंतजार करूंगा। फोमा ने कहा और जहाज़ों पर जंगी नारे गूंजने लगे। ये सब फोमा के मद्दा सराई कर रहे थे। तब जहाज़ों ने लंगर उठाए, बादमानों के रुख मोड़े गए और जहाज़ बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने लगे। गोया जंग का आगाज हो चुका था। मैं वापस फोमा की तरफ पलटा और फिर हम सब एक जगह जमा हो गए। हकीम हाकू, क्या मेरी दूसरी हदायत पर अमल किया गया? मैंने पूछा। यानी जरदरुओं की बस्ती की जानिब जवानों को भेजने वाली बात? हाँ, सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक किया गया सबूता, हकीम हाकू ने जवाब दिया। जवानों के जत्थे इस तरफ रवाना हो चुके हैं। वो पूरी तरह जंगजू हथियारों से लैस हैं और इनकी कयादत तजर्बाकार लोगों के हाथों में है। तूने इन्हें क्या हदायत की है हकीम हाकू? मैंने पूछा। मैंने इनसे कहा है सबूता कि वो जरदरुओं की बस्ती से थोड़े फासले पर इन पहाड़ी चट्टानों की आड़ में कायाम करें, जो बस्ती से ज्यादा दूर नहीं लेकिन महफूज तरीन है, और वहां रुक कर वह हमारे नए अहकामात का इंतजार करें। खानी हदायत भी कर दी गई हैं कि अगर जरदरू इस मौका पर फायदा उठाते हुए इस बस्ती की तरफ कूच करने की कोशिश करें तो फिर इन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए और इन्हें वापस उनकी बस्ती की तरफ धकेल दिया जाए। हकीम हाकू ने जवाब दिया और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। ठीक है हकीम हाकू, मैं कह चुका हूं कि तूने बिल्कुल दुरुस्त हदायत थी है। मैं तेरी हदायत से पूरी तरह मुतमईन हूं। तूने ये सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक किया है। बस मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस गिरोह की कयादत सपुर्द की गई है, क्या वो मुकम्मल तौर से काबिल भरोसा हैं? हाँ, वो सब माहिर फन हर्ब हैं और जंगी चालें बखूबी समझते हैं। हकीम हाकू ने जवाब दिया। मेरा मकसद इन लोगों की वफादारियों से है हकीम हाकू, और सबूता तो बहुत गहराई में जाता है। वैसे यकीन रख वो सब हमारे फोमा के वफादार हैं। तो फिर ठीक है हकीम, अगर जरदरुओं की बस्ती से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम इंतजार करेंगे। मैंने जवाब दिया। मैंने फोमा की तरफ से कहा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, फोमा, क्या तुम लकड़ी के इस बुलंद मीनार से इस अजीबो गरीब जंग का जायजा नहीं लोगे? ओह हाँ सबूता, जरूर। और फोमा हकीम हाकू की तरफ मुतवज्जा हो गया और बोला, हकीम हाकू, क्या तुम इस मीनार पर नहीं चलोगे? क्यों नहीं फोमा, जरूर। और हम तीनों मीनार की जानिब बढ़ने लगे। तब फोमा ने हकीम हाकू की तरफ रुक करके कहा, क्या तुम अब भी इस शख्स को आम इंसान कहोगे हकीम हाकू? मैं नहीं समझा अजीम फोमा, लकड़ी का ये बुलंद मीनार किस किस काम आएगा? फोमा ने तारीफी अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ यकीनन यूं लगता है जैसे तमाम कार्रवाई इस शख्स के जहन में हो और इसने हर अमल इसी तरह किया हो, वरना लकड़ी के इस मीनार की वजह क्या हो सकती है? लेकिन आज ये जिस काम आ रहा है वह हैरत अंगेज है। हाँ हकीम हाकू, फोमा ने अकीदत से मुझे देखते हुए कहा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस मीनार की अफादियत से न सिर्फ हम शिकाया और सकाई के दरमियान होने वाली जंग को देख सकते हैं, बल्कि यहाँ से हम इन लोगों पर भी निगाह रख सकते हैं जो सकाई की दूसरी जानिब आबाद हैं। बिलाशुबा हम इन पर भी निगाह रख सकते हैं। फोमा तारीफी लहजा में कह रहा था। मैं इस दौरान खामोश रहा। तब हम लकड़ी के उस मीनार की बुलंदियों पर चढ़ते गए और आखिरी सिरे तक पहुंच गए।
मीनार काफी वसी था और यहाँ से हम बहुत दूर तक समंदर में देख सकते थे। सकाई से रवाना होने वाले जहाज यूं लगता था जैसे बहुत ही करीब हो, लेकिन साहिल से इनका फासला देखकर अंदाजा होता था कि इन्होंने अपनी रफ्तार बहुत तेज रखी है और अगर वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वो शिकाया के जहाजों तक पहुंच जाएंगे, जिनके बादबान अब साफ नजर आने लगे थे। हम सब इंतजार करते रहे। असल खेल तो उस वक्त शुरू होना था जब सकाई के जहाज शिकाया के जहाजों तक पहुंच जाते और जूं जूं सूरज बुलंद हो रहा था हम उस वक्त के शिद्दत से मुंतजिर थे। हमारी तैयारियां मुकम्मल थीं, इसलिए हम सब खेल शुरू होने के मुंतजिर थे। सिकाई के जहाज जिन्हें हदायत की गई थी कि वो दुश्मन के हमले का इंतजार न करें, बर्फ रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए उस तरह फैल रहे थे कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शिकाया के जहाजों को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी तादाद अच्छी खासी थी। और फिर जंग शुरू हो गई। सिकाई वालों ने फोमा के नाम का नारा लगाया और शायद यही नारा शिकाया वालों के लिए हैरत अंगेज था। बहरसूरत सिकाई के जहाजों पर से बर्फ रफ्तारी से तीर अंदाजी और पत्थरबाजी शुरू हो गई और चंद साहत के बाद दूसरी जानिब से भी इनका जवाब मिलने लगा। लेकिन सिकाई के ताज़ा दम लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश और जोलानी में थे कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने फोमा को देख लिया था और इस वक्त इन्हें अंदाजा था कि वो फोमा के नाम के इक्तदार को बचाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। चुनाचे उनके जज्बात शदीद थे। जज्बात की शिद्दत ही ने इन्हें इस बात पर मजबूर किया था कि वो बेखौफ व खतर होकर शिकाया के जहाजों का मुकाबला करें और इसी मोहब्बत ने इन्हें जान फरोशी पर आमादा किया था। चुनाचे पहले ही हमले में सिकाई के जहाजों पर अपनी बर्तरी साबित कर थी और शिकाया के जहाजों को शदीद तरीन नुकसान पहुंचने लगा। मैं फोमा और हकीम हाकू जहाजों की जंग से बहुत मुतमईन थे। जिस अंदाज में हमारे जहाजों ने हमला किया था वो बेहद शानदार था। शिकाया के जहाजों को शदीद हैरत का सामना करना पड़ा था। वो भी हर किस्म के असले और जंगी जरूरियात से लैस थे, लेकिन इन्हें यह तवक्का नहीं थी कि किसी एक जगह इन्हें इतनी शिद्दत से मुदाफत करना होगी। बहरसूरत जंग बाकायदगी से जारी रही और फिर बेइंतहा शिद्दत इख्तियार करके दोनों तरफ से शदीद हमले हो रहे थे, लेकिन सिकाई वालों का पल्ला शुरू ही से भारी था और शिकाया वाले दबे दबे नजर आ रहे थे। शायद इनमें कोई शख्स ज़हीन भी था जिसने सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस कर लिया और फिर हमने देखा कि इनके बादमानों का रुख बदल गया। वो जजीरे के उस हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां जर्दरू आबाद थे। इस तरह गोया वो पुश से साहिल चाहते थे। यह बहर सूरत जहानत की बात थी, लेकिन यहाँ जो कुछ हो चुका था उसको मद्देनिगाह रखते हुए उनकी ये कोशिश भी नाकाम ही साबित हुई थी। लेकिन अभी वो लोग इससे बेखबर थे। सिकाई के जहाज उनका ताकुब करने लगे। इनके हौसले बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। तब मैंने हकीम हाकू की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे हक में है हकीम हाकू। मेरा ख्याल है हमें अब दूसरे हिस्से की खबर लेनी चाहिए। ये बात तो तय है कि ये लोग अब साहिल के करीब पहुंचकर सिकाई के जहाजों से जंग करेंगे। सिकाई के जहाजों को चाहिए अगर वो तजर्बाकार हैं तो साहिल तक न जाएं, बल्कि साहिल से दूर रहकर अपने हमले जारी रखें, कम अज कम इतने फासले पर कि वो इन जहाजों को अपने निशाने की इज्जत में ले सकें। यकीनन इन तक ये इतला पहुंचाना तो नामुमकिन है, हकीम हाकू ने कहा। हाँ ठीक है, ये सब इनकी अपनी कारकर्दगी पर मबनी है। बहरसूरत हकीम हाकू, अब हमें दूसरे हिस्से की खबर लेनी चाहिए। जरूर सबूता। तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरे साथ आओ और फोमा, अगर तुम पसंद करो तो तुम भी। वाह सबूता, ये तूने क्या कहा? मैं भला जंग करना पसंद नहीं करूंगा, मैं पूरी तरह जर्दरुओं के खिलाफ जंग करना चाहता हूँ, फोमा ने कहा। तो ठीक है, फिर तैयारियां करो, मैंने कहा। चुनाचे हम तीनों घोड़ों पर सवार हुए और इस लश्कर की जानिब चल दिए जो अभी तक जर्दरुओं की बस्ती के अकब हिस्से में पहाड़ों के पीछे कायम पजीर था। जर्दरुओं को मालूम हो चुका था कि ऐसा कोई लश्कर अकब से इनके नजदीक आया है और वो सरा सहमा हो चुके थे। इन्होंने तैयारियां तो की ही होंगी, लेकिन देखना सिर्फ यह था कि वो कहां तक तैयारियां कर सके होंगे। चुनाचे हम लोग थोड़ी ही देर में अपने घोड़े दौड़ाते हुए उस लश्कर की जाने पलट गए और फोमा की आमद पर लश्कर ने खुशी के नारे लगाए। तब फोमा ने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या हुक्म है सबूता? मेरा ख्याल है जर्दरुओं पर हमला कर दिया जाए, मैंने कहा। और फोमा ने पुरजोश आवाज में अपने साथियों को हमले के लिए उकसाया और थोड़ी देर के बाद लोग बेतहाशा जर्दरुओं की तरफ तोड़ पड़े थे। मैंने महसूस किया था कि इनका जोश खरोश इस कदर बड़ा हुआ है कि उस जर्दरुओं के मुकाबले के लिए काफी है, खा दूसरी तरफ से कितनी शिद्दत से मुकाबला क्यों न किया जाए। चुनाचे बजाते खुद इन जंगी मुआमलात में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ एक तमाशाई की हैसियत से उनकी कार्रवाइयां देखते रहना चाहता था। चुनाचे मैं अपना घोड़ा एक तरफ ले गया। वो लोग जर्दरुओं की बस्ती की तरफ पहुंच चुके थे और खौफनाक जंग शुरू हो गई थी। जर्दरू गो तादाद में बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन बहर सूरत मैंने ये बात खास तौर से महसूस की थी कि वो ज़हीन भी हैं और दलेर भी। जहानत और दलेरी यकचा जब हो जाए तो बहर सूरत हुई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। जहानत और दलेरी जर्दरुओं के पास थी, जबकि जंगी हथियारों से सिकाई के नौजवान लैस थे। हाँ, जज्बों की शिद्दत भी थी, वो शिद्दत जो फोमा की वजह से उन्हें मिली थी। ऐसी सूरत में जंग का खौफनाक हो जाना तो लाजमी ही हो जाता है। यही इस वक्त भी हुआ।
सकाई के लोग बड़े जोशो खरोश से गए थे। जरदरुओं की बस्ती का एक एक मकाम मोर्चा बना हुआ था। वहां से इस कदर तीर अंदाजी और संगबारी की गई कि सकाई वालों की आवाज जवाब देने लगे। इनके सामने की पूरी कितार साफ हो गई थी। फोमा भी जख्मी होते होते बचा था, पर मुश्किल तमाम इसे पीछे लाया गया। मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि जरदरुओं से जंग जिस कदर आसान समझी गई है उस कदर आसान नहीं है। सकाई के पुरजोश नौजवानों को संभल कर हमला करना चाहिए था, वरना जबरदस्त नुकसान उठा सकते हैं। मैंने भी जंग की सूरत-ए-हाल देखी थी और अंदाजा लगा रहा था कि सकाई वाले पूरे तौर से अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन बहरसूरत जरदरुओं पर फतेह हासिल करना जरूरी था। चुनाचे मैंने आगे बढ़कर कयादत करने वाले सरदार को चंद मशवरे दिए। मैंने फोमा से भी कहा, सरदार फोमा, मेरा ख्याल है इन लोगों को सामने से नहीं होना चाहिए। तो फिर तू बता ना सबूता, हमला का दूसरा अंदाज क्या इख्तियार किया जाए? तूने देखा सकाई के चंद पुरजोश नौजवान अपनी जरा सी गलती से मौत के मुंह में जा चुके। हाँ फोमा, मैंने देखा है, इसलिए मेरे ख्याल का मुताबिक एक हिस्सा सामने रहे और बाकी दो हिस्से दो समतों में बट जाएं। इस तरह वो लोग जरदरुओं की बस्ती को घेरने की कोशिश करें। इस तरह जरदरुओं की तवज्जो भी बटाई जा सकती है। फोमा ने मेरी हदायत सुनी और मेरी हदायत पर फौरन अमल किया। सकाई के नौजवान तीन हिस्सों में बट गए थे और यह स्कीम बेहद कामयाब रही थी। चुनाचे जब जरदरुओं पर तीन जानिब से खौफनाक हमला हुआ तो बौखला गए। सामने की समत से तो वो शदीद मुदाफत कर रहे थे, लेकिन बाकी दोनों समतें गैर महफूज थीं। वहां कोई वो बंदोबस्त नहीं कर पाए थे। चुनाची इस तरफ से बढ़ने वाले बिलाखिर उनके मकानों तक पहुंच गए और प्रोफेसर जंग का पासा पलट चुका था। अब तक जरदरू सकाई वालों को शदीद नुकसान पहुंचाते रहे थे, लेकिन अब चूंकि बाकी बात उनके घरों तक पहुंच गई थी, इसलिए वो भी बदहवास हो गए थे और वो मुदाफाना जंग लड़ने लगे थे। चुनाचे सकाई वालों को सामने से भी मौका मिल गया। बहुत देर नहीं गुजरी थी कि वो सब जरदरुओं पर गलबा पाने में कामयाब हो गए। अब जरदरुओं को बेदरेक कत्ल किया जा रहा था। हर उस शख्स, हर उस आदमी को मारा जा रहा था जो हथियार लिए सामने आता था, लेकिन मेरी हदायत पर दस्तूर काम कर रही थी। फोमा ने इन लोगों को कह दिया था कि जो जंग नहीं कर रहे इन्हें सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरसूरत जरदरुओं को अंदाजा हो गया था कि इनकी मुदाफत बिल्कुल बेकार साबित होगी। चुनाचे उन्होंने हथियार ढालना शुरू कर दिए और सकाई के नौजवान उन्हें गिरफ्तार करने लगे। यहाँ की सूरत-हाल देखकर अंदाजा हो गया था कि यहाँ जंग जीत ली गई है और फिर हम उस रास्ते से साहिल की तरफ बढ़े। सिर्फ थोड़े से अफराद को वहां छोड़ दिया गया था जो कैदियों को बांधने में मसरूफ थे। बाकी हम सब लोग साहिल की तरफ बढ़ गए और यहाँ से हमने जो मंजर देखा वो भी खासा दिलचस्प और दिल खुशकुन था। सकाई के जहाज बड़े शानदार पैमाने पर जंग कर रहे थे। शिकाया के हमलावर जहाज अब इतना पीछे हट चुके थे कि मजीद पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। यूं लगता था जैसे उनके कदम उखड़ने वाले होंगे। और चंद ही साथ के बाद हमने ये तमाशा देखा, जहाजों से किश्तियां उतरने लगी और वो लोग बेतहाशा साहिल की तरफ तोड़ने लगे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, साहिल पर उनके इस्तकबाल के लिए हम मौजूद थे। 10 बदस जंग शुरू हो गई और एक बार फिर जहाज वालों को शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो थके हुए थे और उनके पास ऐसे हथियार मौजूद न थे जो जमीनी लड़ाई में काम आते हैं। चुनाचे इन्हें यहाँ भी शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता शिकायत से आने वालों के साथ हमने कोई रायत नहीं बरती थी। हम इन्हें बेदरेक कत्ल कर रहे थे और बिलाखिर सकाई की जंग का फैसला हो गया। सकाई की सरजमीन को जरदरुओं से पाक कर दिया गया था और फोमा की जिंदगी का वाज़े ऐलान हो चुका था। यकीनन ये खबरें ज्यादा देर तक दूसरे इलाकों से छुपी नहीं रह सकती थी। लिहाजा जरूरत इस बात की थी कि सकाई को मजबूत और महफूज हिसार बनाने के बाद दूसरे इलाकों का रुख किया जाए। गिरफ्तार लोगों को जमा किया जा रहा था और चारों तरफ एक अजीब सा हंगामा हो रहा था। सकाई को नौजवानों को बदला लेने का मौका मिल रहा था। चुनाचे जो भी सरदरू जरा भी सरकशी की कोशिश करता उसकी गर्दन उसकी शानों पर से उतार ले जाती और मुझे मेरी कैफियत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे ये सारे मंजर ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। चुनाचे मैं किसी हद तक उदास सा हो गया था और मैंने शुमाना को तलाश किया। शुमाना को हमने सकाई ही में छोड़ा था। यहाँ आते वक्त मैंने उसे लाना मुनासिब नहीं समझा था। हालांकि वो बेहद जिद कर रही थी, लेकिन बहरसूरत में उसे जंग में शरीक नहीं करना चाहता था और उसकी जरूरत भी नहीं थी। फोमा के कहने पर शुमाना रुक गई थी। चुनाचे मेरा यही ख्याल था कि शुमाना सकाई बस्ती में ही होगी। मैंने वहां से पलटने का फैसला कर लिया। बहरसूरत हाकू को इसकी इतला देना जरूरी था। इस वक्त हकीम हाकू भी मेरे पास मौजूद नहीं था। न जाने हकीम हाकू कहाँ था। मैं उसे तलाश करने लगा। मेरा घोड़ा सकाई के नौजवानों के दरमियान से गुजरता हुआ हकीम हाकू की तलाश में चल पड़ा। हकीम हाकू जल्द ही मुझे मिल गया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। थोड़े फासले पर लोगों का एक हजूम नजर आ रहा था और हकीम हाकू अफसुर्दा सा शायद इसी हजूम के दरमियान से पलटा था। मैं तेजी से उसके करीब पहुंच गया। हकीम हाकू, मैंने उसे आवाज दी और वो चौंक आया। सबूता ओ सबूता नुकसान अजीम, सबूता एक अजीम नुकसान, हकीम हाकू ने मुज़महल लहजे में कहा और मैं घोड़े से नीचे कूदा। क्या हुआ हकीम हाकू? फोमा कहाँ है? फोमा महफूज है, लेकिन हकीम हाकू की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता झुकी।
क्या बात है हकीम हाकू, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैंने पूछा। सुबोधा तेरे लिए एक बुरी खबर है। तो फिर बता हकीम हाकू, मैंने जल्दी से कहा। शुमाना न जाने किस तरह जंग में शामिल हो गई थी, वो मारी गई है। हकीम हाकू ने बताया और मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ने लगी थीं। हकीम हाकू के इन अल्फाज पर मुझे यकीन नहीं आया था। शुमाना मर गई है? इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती थी। बिलाशुबा होना तो ये चाहिए था कि मैं गम से साकत हो जाता, लेकिन प्रोफेसर मेरी जिंदगी तो इन हादसात से इबारत थी। ऐसे ऐसे गैर मुतवक्का हादसात हुए थे जिन्हें मैं कभी नहीं रोक सकता था, और जहां मुझे अपनी बेबसी का पूरा पूरा एहसास हुआ था। शुमाना की मौत भी इस वक्त ऐसा ही हादसा थी, लेकिन मैं इस मौका से निमटने की सलाहियत रखता था। चुनाचे चंद साथ मेरी ये कैफियत थी, फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया। मैंने हकीम हाकू की तरफ देखा जो गम से निढाल नजर आ रहा था। तब मैंने कहा, कहाँ है वो? इस मजमा के दरमियान, शायद जंग करती हुई मारी गई है, इसके सीने में नेजा पवस्त है। हकीम हाकू ने जवाब दिया, और मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही आगे बढ़ गया। मैं हजूम को अपने दोनों हाथों से चीरता हुआ उनके दरमियान पहुंच गया जहां शुमाना की लाश पड़ी हुई थी। एक लंबा नेजा उसके सीने में पवस्त था और शुमाना दम तोड़ चुकी थी। वो सीधी जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके खूबसूरत बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं उसे एक टक देखता रहा। तब अकब में से किसी ने कहा, इसके बाप ने भी सकाई के नौजवानों के लिए, अस्काई की जिंदगी के लिए आतिश फिशा में कूद कर जान दी थी, और आज सकाई की बेटी ने सकाई के फोमा की बर्तरी के लिए जान दी है। मैं खामोश निगाहों से शुमाना को देख रहा था और मेरे अंदर अजीब से तूफान उमड़ रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शुमाना मर चुकी है। उसकी एक एक बात, एक एक अंदाज मुझे याद आ रहा था। शुमाना तो उसी दिन मर गई थी जब उसकी शख्सियत खत्म हुई थी और वो मेरे ताबे हो गई थी। हकीम हाकू अफसुर्दा निगाहों से मुझे देख रहा था। उसका ख्याल था कि मेरे ऊपर गम के पहाड़ टूट पड़ेंगे, मैं ज़हनी तवाजुन को बैठूंगा, लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही हो सकती थी कि वो मेरी शख्सियत से नावाकिफ थे। मेरे जहन को किसी गम का एहसास मजरू नहीं कर सकता। मेरे सामने तो सदियां खत्म हुई, सदियों के वो किरदार जो मेरे सामने बहुत नुमाया हैसियत रखते थे, मेरे सामने दम तोड़ते थे। अगर मैं गम मनाने पर आता तो जिंदा न रह सकता था, और अगर जिंदा रहता तो मुर्दों के मारे थे। चुनाचे शुमाना की मौत का मुझे जरूर गम हुआ, लेकिन अब वो मर चुकी थी, इससे याद करने से फायदा क्या था? मुझे इल्म नहीं था कि वो मैदान जंग में आ रही है, वरना मैं उसे रोक सकता था। हकीम हाकू ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कहा, मैं तेरे गम में बराबर का शरीक हो सबूता। ओ हकीम हाकू, किस किस के गम में बराबर के शरीक हो गए? बेशुमार नौजवान मारे गए हैं, हमें सब भी का अफसोस है, और फिर जंग में तो सब कुछ होता है। और लेकिन शुमाना तेरी महबूबा थी। हाँ, जब तक वो मेरा साथ दे सकी उसने दिया, अब मर गई, मुझे अफसोस है। लेकिन मैंने कहा ना कि मरने वाले मर जाते हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करते।